गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी थर्ड सेमेस्टर थर्ड ईयर एनुअल स्टूडेंट का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ मैं। इकोसिस्टम जो है इकोलॉजी वाला पेपर, इसमें मैंने कल 5 आपको टॉपिक पढ़ाए थे। ठीक है, आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको ग्रीन गैस या जिसको हरित गैस कहा जाता है। देखो ग्रीन गैस क्या कहलाती है? गैस क्या, जीवधारियों पेड़ पौधे जंतुओं को जीवित रहने के लिए CO2 और O2 दोनों का जरूरत होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 कौन है? पेड़ जंतु जीव ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैस भी छोड़ी जाती है। तो ग्रीन इफेक्ट क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का तात्पर्य होता है कि जब वातावरण में CO2 की सांद्रता समानता होती है, मीन्स पृथ्वी की सतह का तापमान उस तक बढ़ जाने पर ऊर्जा में जो परिवर्तित ऊर्जा जो रहती है वो नियंत्रित हो जाती है और वातावरण में CO2 की एक सांद्रता में वृद्धि, यानी कि सांद्रता अगर CO2 की बढ़ जाती है और एक मोटी परत के समान, मतलब मोटी परत परिवर्तित होकर वही ऊष्मा ऊर्जा में वायुमंडल के जो बाहर जो होती है नहीं जाने देती है। मतलब CO2 एक मोटी चादर के रूप में हो जाता है और वो ऊष्मा ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बताया जा सकता है, जिससे वातावरण का तापमान क्या हो जाता है? ठीक उसी प्रकार बढ़ जाता है जिस प्रकार हरित गृह तापमान। मीन सीधा सिंपल है कि हरित गृह में क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है। जिस प्रकार की वायुमंडल का टेम्परेचर होता है उसी प्रकार CO2 की एक मोटी पतली परत बन जाती है, जिससे कि क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर क्या होता है? हरित गृह ऐसी संरचना होती है जिसकी दीवारों में एक कांच का क्या होता है? छत होती है, पूरी तरह की होती है और बनी होती है, और सूर्य से आने वाली किरणें क्या होती है? ये विकिरण द्वारा हरित अंदर तो चली जाती है पर ये बाहर उत्सर्जित हो जाती है, पर ये बाहर नहीं जा पाती है। अंदर तो आ जाती है कांच के बॉक्स के अंदर, पर ये बाहर नहीं जा पाती है। जैसे कि मान लो ये कांच का एक जैसा है और यहाँ पे CO2 आ गई, CO2 आ गई तो लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, अंदर ही रहेगी। ठीक, तो इसके क्या कहलाता है? इसमें डीडी वोटकिन ने तथा केलर ने हरित गृह में दृश्य प्रकाश जो होता है कांच को पार करने के अंदर उपस्थित एक पौधे को गर्म कर देती है। मतलब एक दो वैज्ञानिक जो थे वोटकिन तथा केलर ने ये बताया कि हरित गैस जो होती है अगर कांच के अंदर आ जाती है तो पौधे बाहर नहीं जा पाती, पौधे को गर्म कर देती है, जिसके कारण अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित नहीं होती है और तरंग दैर्घ्य वाली किरणों के लिए अपारदर्शी रहती है। हरित गृह का जो तापमान है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। हरित गृह में भांति वायुमंडल में उपस्थित गैसें CO2 भी कांच की दीवार के तथा छत का कार्य करती है। ठीक है, ये हो गया। मानव द्वारा निर्मित CO2 के कारण उत्पन्न कंबल जैसा प्रभावित क्षेत्र, मतलब ये आर्टिफिशियल हो गया। जैसे वायुमंडल का आच्छादित रहता है जिससे ज्यादा गर्मी होती है और तो अपन पेड़ पौधे उगते हैं ये, परंतु जो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया जाता है तो उसका तात्पर्य ये हो गया कि एक कंबल की समान रचना होती है CO2 की। ठीक है, तो कंबल की समान रचना होती है जिसमें कि मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एक अस्तर बना होता है। ठीक है, तो CO2 द्वारा कंबल जैसी प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान में वृद्धि होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की परिभाषा क्या हो गई? मानव निर्मित CO2 के द्वारा एक कंबल जैसी गर्म चादर का निर्माण होना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। दूसरी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण वहां मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एक स्तर बन जाता है। दूसरी परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन तथा ऑक्साइड तथा मीथेन के साथ एक मोटी पतली लेयर बन जाती है जो कि तरंग दैर्घ्य और सौर विकिरण को वातावरण में प्रवेश तो कर देती है परंतु तरंग दैर्घ्य द्वारा इसको बाहर नहीं जाने देती। ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। जब ग्रीन हाउस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जे फ्यूरियर, किसने? फ्यूरियर ने किया था। किसने किया था? जे फ्यूरियर ने किया था। किसने किया था? जे फ्यूरियर ने किया था। कब किया था? 1827 में। 1827 में इन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दिया था जे फ्यूरियर ने। ठीक है, वायुमंडलीय प्रभाव को या ग्लोबल वार्मिंग अथवा CO2 या CO2 भी कहते हैं। याद रखना, वायुमंडल में प्रभाव को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। वातावरण को गर्म रहने की परिस्थिति के बारे में आर्नियस ने बताया था कि वातावरण गर्म क्यों रहता है, इसके बारे में किसने बताया था? आर्नियस ने बताया था। ठीक, तो जे फ्यूरियर ने 1827 में ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया था। इसके पहले मैंने एक वैज्ञानिक का नाम बताया वोटकिन तथा केलर ने क्या बताया था? ग्रीन हाउस प्रभाव के
किस प्रकार कांच के अंदर स्टोरेज रहता है और फिर वो बाहर नहीं निकलता। फिर इसके बाद है कि CO2 जो वातावरण में परिस्थितियों के अनुसार वातावरण को गर्म करना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण गैसें जो होती हैं, तो ग्रीन गैसों के बारे में ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है CO2, NH4, C, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, टेट्राक्लोराइड होता है, NO2 और O3 ओजोन मोस्टली गैस होती है। देखो CO2 जो होती है जीवाश्म ईंधन तथा दहन से और नष्टीकरण से प्राप्त होती है। CO2 जो होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में 275 ppm होती है। CO2 कितनी होती है? 275 ppm होती है। साथ ही 350 क्या हो जाती है, ये वर्तमान में है, पहले इतनी थी। उसके बाद होता है मीथेन। मीथेन खेतों में जुगाली करने वाले जीवों के वगैरह से इससे प्राप्त होती है। तीसरा होता है क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड होता है, जिसको CFC भी कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, वो हो गया। इसके बाद जो होती है NO2 जो होती है शहरी क्षेत्रों के औद्योगिकरण से प्राप्त होती है। तो ग्रीन हाउस की जो गैसें होती है सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। CO2 सबसे महत्वपूर्ण गैस है जो 100 वर्ष पूर्व CO2 का स्तर 275 था। 100 वर्ष पूर्व CO2 का जो लेयर थी 275 ppm थी। कितनी थी? 275 ppm थी, जो वर्तमान में 350 ppm हो गई है। क्लियर बता रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हरित गैस उत्पन्न करने वाले गैसें जो होती हैं, तो ये क्या क्या CO2 कितनी होती है? 25% होती है। याद रखना CO2 25% होती है। मीथेन कितनी होती है इसमें? ये भी 110% होती है। इस पर कार्बन डाइऑक्साइड 81% होती है, जो गैसों का रेंज बता रही हूँ। इसके बाद हरित गैसों के स्रोत, सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गैस जो होती है उसका स्रोत क्या होता है? बहुत उदाहरण उद्योगों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से फ्यूल से CO2 उत्पन्न होती है, ठीक है, इससे प्राप्त होती है। साथ ही जो फ्रीऑन जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीज से फ्रीऑन गैस कहलाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं हम? फ्रीऑन गैस भी कहा जाता है। Cl2F2 जो होती है इसको क्या कहते हैं? फ्रीऑन गैस के नाम से भी जाना। फ्रिज वगैरह, AC वगैरह इससे प्राप्त होती है। हरित गैस जो होती है औद्योगिकरण द्वारा जीवाश्म ईंधनों के पेट्रोलियम तेल से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही क्या होता है? ताप विद्युत संयंत्र जो होते हैं, ताप विद्युत संयंत्र द्वारा भी ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के द्वारा भी ग्रीन हाउस के सोर्स माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ऑटोमोबाइल, रेल इंजन वगैरह जो होते हैं, ये भी क्या माने जाते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के सोर्स माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। इसके बाद ऑटोमोबाइल, रेल इंजन, वायु, अत्यधिक डीजल, पेट्रोल के द्वारा, ऊर्जा स्रोतों के द्वारा भी ये प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस, तो पहला होता है पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, जलवायु या ग्लोबल अवरक्त किरणों के द्वारा जो CO2 की पृथ्वी पर निर्धारित मात्रा नहीं पहुंच पाती, जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। इसके बाद CO2 की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ क्लाइमेट के स्थान पर विभिन्न जो चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, जिसको हम BCP कहते हैं। BCP मतलब वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम जो होता है, जिसमें CO2 की मात्रा दुगनी वृद्धि क्रिटिकल क्षेत्रों के तापमान के कारण होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो जाती है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद। इसके बाद आप देखोगे कि वर्षा के कारण भी, मरुस्थलीकरण, सूखा, मृदा अपरदन के कारण भी ये होता है, औद्योगिकरण के कारण भी प्रभाव पड़ता है, वनों के ज्यादा कटाव के कारण भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ज्यादा प्रभाव। पेड़ पौधों के जीवित रह पाने के कारण तापमान सहन कर सकते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे कट रहे हैं तो तापमान बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करता है। फसलों में प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो फसलें जो होती है वो भी नष्ट होती हैं, ठीक है। प्रभाव, वातावरण तापमान वृद्धि होने से पौधों के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। ओजोन परत का प्रभाव, देखो डॉक्टर इवांस ने 12 वर्षों पहले ऊष्मीय विकिरणों के द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि होने के कारण जो ओजोन छिद्र होने लगा है, जो ओजोन परत को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, इसमें प्रभाव पड़ता है। तो जीवाश्म ईंधन वगैरह, कोयला वगैरह की कमी होने लगी है, ठीक है, जिसके कारण जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में कमी आ रही है, जिसके कारण परंपरागत चीजों का उपयोग किया जा रहा है, जो भी ग्रीन हाउस के कारण ये इफेक्ट का एक कारण बनते हैं। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके प्रभावित करने वाले प्रभावित और उसके जो परिणाम है बहुत दुष्परिणाम होते हैं। इसीलिए क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, वातावरण को संतुलित रखना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है BSc थर्ड ईयर की। थैंक यू।